जिसका कि प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो दूसरे बाकी दो साथियों ने जो बातें कही उसमें से जो तस्वीर उभरती है कि हमारे स्थानीय स्तर पे जो गवर्नेंस है वो बहुत वीक है। जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, गलत चीज़ों को रोकना चाहते हैं, तो वो हम रोक नहीं पा रहे। तो आपकी बात से ऐसा आभास लगा कि उस तरफ पे कुछ संभावनाएं हैं, तो उसके बारे में एक दो बातें मैं उनसे पूछना चाहता था। ये हो सकता है कि विस्तार के कारण अभी उत्तर ना मिल सके, लेकिन केवल मैं प्रश्न रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक का जो है वो हिमालय के ऊपर जो बांध बन रहे हैं, तो मैंने भी उनके एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे देखे हैं जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि हिमालय के ऊपर बांध नहीं बनने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो हिमालय के ऊपर बांध जो बन रहे हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि भी एफओ इस समय पे की एजेंसी है दुनिया के स्तर पे जो कि माउंटेन्स के लिए, हिमालयंस के जो विकास है उसके ऊपर जो है अभी कोई ऐसा निश्चित मत जो है वो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से निकल रहा है कि इस इको सिस्टम के जैसा उनकी बात से ऐसा आभास भी हुआ कि नेशनल गवर्नमेंट्स के ऊपर भी वो प्रभाव डालने में सक्षम है। जो तमाम चुनौतियां हम जूझ रहे हैं उसका बांध का तो एक ही पक्ष है, अनेक पक्ष उस प्रकार के हैं। तो क्या ऐसी हमारी जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, और जहाँ भी जैसे हम अपने स्थानीय जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो बाहर की सिविल सोसाइटी से मिलके, तो क्या ये ऐसी एक डायरेक्शन बनती है जिसको कहा जाता है टेक्निकल भाषा में आजकल की ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए ग्लोबल सिविल सोसाइटी इकट्ठी होके और दबाव डाले, क्योंकि राष्ट्रीय जो गवर्नेंस है उसके अंदर हमें कई आशा की किरण नहीं दिखती है। एक सवाल तो मेरा ऐसा है, मैंने हो सकता है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसमें आई रेड मच मोर इनटू इट देन ही सेड, सो मेरे जिज्ञासा की दृष्टि से इनसे पूछ रहा हूँ, मेरा कोई आशय नहीं। दूसरी बात जो है वो ये कि हमारे साथी जो बाकी अध्यक्ष मंडल की तरफ से दो साथियों ने जो बात रखी उत्तराखंड मूवमेंट के संदर्भ में, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो तमाम प्रवृत्तियां उन्होंने बताई, अभी आज जयराम रमेश का स्टेटमेंट आया है और उसने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कोसा है कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास बहुत पैसा है, ये जो है सब पॉलिटिशियन को पैसा देते हैं और इतना पैसा खर्च हुआ है। ये केवल उत्तराखंड का स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है कि ठेकेदारों के पास पैसा है। तो अभी जो भी बाकी भी इन्होंने मानदंड बताया, गांव खाली हो गए, लोग शहरों की, तो ये पूरे देश में विकास की यही दिशा हो रही है और लोग इसको ठीक ही मानते हैं। तो ये जो भी उत्तराखंड के अंदर, जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई मैं भी बचपन में जानता हूँ, मेरे जो अपने गुरु थे वो लगातार हमारे साथ के जो उत्तराखंडी साथी थे उनको गाली देते थे कि तुम बर्तन मानोगे, तुम बर्तन मानोगे, लेकिन आज वो बात खत्म हो गई। तो उत्तराखंड के लोगों ने जो भी पुरुषार्थ किया उसके जो भी परिणाम आए हैं, तो क्या उसको हम एक तो जो कुछ शराब या दूसरी बातें कही कि उसमें मात्रा पे स्पष्ट नहीं, ये प्रवृत्तियां तो सब जगह दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह का चित्रण हुआ है उसमें कोई कहीं पे कोई मात्रा भेद भी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्तियां सब जगह मौजूद रहती है। दूसरा, अगर लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं या छोटे गाँव से लेके पास के गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी विकास की अभी धारा चल रही है उसकी शायद सामान्य प्रक्रिया है, तो उसके प्रति जो इतना अधिक असंतोष दिखना, पहले भी मैं जो मीटिंग्स में जाता रहा साथियों के साथ, वहाँ पे हम मिले ही थे सुंदरियाल जी के साथ, तो बात ये थी कि जो लोग अभी वहाँ मौजूद है उनके लिए क्या हम काम कर सकते हैं। जो चले जा रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, पहले जो मौजूद है उसके लिए तो कुछ पॉजिटिव काम करिए, और क्या पॉजिटिव सुझाव रखे जा सकते हैं। ये जो दूसरी बात है इसकी तरफ थोड़ा मात्रा भेद की बात होनी चाहिए कि प्रवृत्तियां जो है वो मात्रा में कितनी है, और जो लोग अभी वहाँ मौजूद है किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसा प्रोग्राम कैसे। तो मेरी जिज्ञासाएं थी, थोड़ा विस्तार से मैंने अभ्यास कर दिया। I have 3 points to write. First one is Uttarakhand should not be limited to only people from Uttarakhand to save it. They should be part of the greater team all over India. People are there to support you. People are there to fight along with you against anybody. I think Uttarakhand, just now Suresh ji referred about Chakbandi. But more than Chakbandi, what Uttarakhand needs, like what the Sahyadri states also need, is the land use policy. Without land use policy, the land becomes anybody's usage for any purpose. Until unless you restrict the land use for particular purposes,
whether be it for watershed area, whether be it for forest, or whether to save the herbs, or whether to save the endangered species, or whether to save the crops, irrigated area, or water flow. These are all very important things, so that you can have, until unless you have a land use policy, you cannot make it a comprehensive policy. That is number one. And what I have seen across Himalayan states is that population is more based on geomorphological fractures. That is the very interesting phenomenon. And you can save that by bringing all the Himalayan states under heritage sites. So that we can develop a pressure on the local governments, and at the same time to get the local resources for the use of the people. It is very essential for the friends who have participated in last 30-40 years in people's movement to get into the local bodies. Until unless they get into the local bodies and wield the political power, I think it will be very difficult for them to save the state power, and certainly it will be snatched away by the contractors very easily. So it is very essential for our friends, senior friends, to capture the local bodies and at the same time use the resources. For example, for last 60 years, our own local people, they have not used any local material, whether be it stone or sand or wood, or any small forest produce or whatever it is, for their own proper livelihood or organized business or trade or industry. They have been fighting on the streets against all the injustices, but at the same time are unable to convert the resources as the source of livelihood for the common people there. So, and especially the world market of herbal medicine is to the by India's share is to the tune of nearly 60,000 crore. And where is the share of the common people? It is all being used by some companies. Why not make use of it and get the local population rally around your organizations, your political parties or your political strength? I think that is very essential. This is number one. Number two, I think transportation, as Professor Bandyopadhyay has said, is a major source of both transportation and communication. I think they should plan heavily on the cable cars instead of the roads. And why not have cable car companies by the villages? They can also earn themselves. They can be part of the development, and they can sustain themselves in the villages. That is number one. Number two. Number three is again local bodies. They should assert for their own power to have their say on local resources, and that's how they should start their journey. These are the three points which are very important. Thank you. मैं लक्ष्मण परमार नोएडा में रहता हूँ। हमारी फाउंडेशन का हमसे एक एनजीओ चलाता हूँ, प्लस अपना काम है। मैं समाधान की तरफ चले जाऊँगा भैया क्वेश्चन से। वो तो फिर अगले सत्र में है, उसको रोक लें। कोई टिप्पणी हो जो समस्या है उस पे कुछ जोड़ना चाहें? हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। समाधान अभी मत जोड़े। अच्छा, इस सत्र के बाद अगला सत्र समाधान का ही है। वो भोजन की क्वेश्चन बात नहीं, मैं समाधान चाहता हूँ, समाधान अभी 15 मिनट बाद। ठीक है। आदरणीय, मैं आपका ध्यान कुछ समस्या की ओर खींचना चाहता हूँ। जैसे हम अभी चर्चा चल रही है कि हिमालय बचाओ हिमालय बचाओ। अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार के माध्यम से एक अध्यादेश आया था। उत्तराखंड की हिमालय का क्षेत्र जो अति संवेदनशील जिसको क्षेत्र में दर्शाया गया है, और वहाँ से जो बस्तियाँ हैं उनको वहाँ से खाली कराया जा रहा है। हो सकता है भविष्य में खाली कराई जाएगी। एक तरफ खतलिंग ग्लेशियर में चाइना प्रवेश कर रहा है और दूसरी तरफ इस संवेदनशील क्षेत्र जोन मांग करके हिमालय के उन क्षेत्रों को खाली करवा रहे हैं जहां वास्तविक रूप में बसावट होनी चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि क्या
ये जो अति संवेदनशील क्षेत्र और या संवेदनशील क्षेत्र है या जो जोन में लोगों ने डेवलप किए हैं वो डेवलप हिमालय के लिए ये परिस्थिति खड़ी करना उचित है। दूसरा, उत्तराखंड में आप हर महीने, शायद महीने में 2-3 बार आप खबर सुनते होंगे कि जो वन अभयारण्य जो उत्तराखंड में विकसित हो रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज इनकी संख्या 14 अभयारण्य इस समय उत्तराखंड में है। यहाँ ये अभयारण्य लगातार बनते जा रहे हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है और बाउंड्री नहीं है तो यहाँ जितने भी जंगली जानवर हैं, जो खतरनाक भयभीत जंगली जानवर हैं, वो बसावट में आते हैं, नुकसान करते हैं, जान माल का नुकसान करते हैं, फसलों का नुकसान करते हैं और उसके बाद फिर उन पर सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से इस प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कि जो जानमाल जिसका खतरा हुआ है कि उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए कि भाई इनको इतना सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से इनको जैसे मुआवजा के तौर पर कुछ दिया जाए, या फसल बर्बाद हो गई है या किसी के मवेशी दूध देने वाले जानवर, एक बैल की कीमत कितनी है उत्तराखंड में आप ये जान सकते हैं। एक गरीब आदमी कहाँ से उसको पूरा कर पाएगा। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या है कि हमारी संस्कृति जंगल से जुड़ी हुई है और उत्तराखंड में केंद्रीय वन अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई होती है। एक दूर गम्य क्षेत्र में जहां रोड जाना जरूरी है, आवश्यक है, वहां रोड जाने में वर्षों लग जाते हैं, 20 साल 25 साल लग जाते हैं। PWD से हमने संपर्क किया था तो उन्होंने कहा कि हम याचक हैं वन विभाग के सामने, हम याचक है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट याचक है। तो उत्तराखंड में जैसे हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हम अगर एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं तो जंगल होते हुए जाते हैं, हमारा बच्चा अगर गांव से स्कूल में जाता है तो जंगल होते हुए जाता है। तो पूरी संस्कृति हमारी जंगल से चली, एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, जंगल होते हुए जाता है। तो क्या ये वन अधिनियम 1980 जो केंद्रीय वन अधिनियम 1980 है, क्या उत्तराखंड परिवेश के लिए ठीक है? उचित? थोड़ा इनका भी समाधान चाहते हैं, कृपया आप। धन्यवाद। मैं नारायण महारा नोएडा से हूँ। इस प्रकार के बहुत अच्छा सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया है। ऐसे सेमिनार लगातार दिल्ली में वर्षों से हुए हैं और हम इससे हमेशा जुड़े रहे हैं और ये सारी बातें पहले भी होती आई हैं, चाहे वो नारायण तिवारी जी थे या बहुगुणा जी थे या चंद्रमोहन सिंह नेगी थे या ब्रह्मदत्त थे, और अब दर्शन के टाइम से भी हम इन संस्थाओं से जुड़े हैं। आपको मालूम होगा कि सन 70-80 के बीच उत्तराखंड विकास परिषद दिल्ली में जब बनाई थी तो काफ़ी कुछ हुआ था इसमें। अल्टीमेटली हम करते करते थक गए, तो हमने दिल्ली में फिर ये सोचा कि पहाड़ का तो कभी उद्धार हो रहा है, दिल्ली में ही एक अपने लोगों के लिए काम करें, कुछ गरीब लोगों के लिए। तो हमने नोएडा में एक उत्तराखंड पब्लिक स्कूल बनाया, मिस्टर नेगी उसके प्रेसिडेंट हैं और मैं उसका फाउंडर मेंबर रहा और काफ़ी हमने चला। तो यहाँ के हमने उत्तराखंड के 1700 गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ते, तो वहाँ वो हमारी बात को नहीं माना पहाड़ वालों ने, तो हमने यहाँ नोएडा के लोगों के लिए, तो गरीब लोगों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस चलाया। आज मैं सहमत हूँ जो यहाँ पर हो रही है इसमें, जैसे हमारे श्री शेर सिंह जी ने कई चीज़ें, राजनीतिक पकड़ वाली बात, स्कूल वाली बात, पार्टियों का अस्तित्व न होकर ठेकेदारों का अस्तित्व, बहुत अच्छा समझाया। हमारे मिसेज पंत जी ने पलायन से राज्य का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और जो है शराब शिक्षा आदि पर डाला, और हमारे बंदोपाध्याय जी ने बड़े अच्छे सुझाव इसके लिए दिए। मेरा मानना ये है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे, मैं एक नेशनलाइज बैंक से रिटायर्ड हूँ और मैं रिटायर्ड होने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी मैं पहाड़ के लिए काम करूँ। मैंने सन 66 में यहाँ एक चौखुटिया में एक बहुत बड़ी शराब की भट्टी गवर्नमेंट ने खोल दी थी। मैं एक बैंक ऑफिसर होते हुए मैंने उसको धरना दे दिया। वहाँ के लेडीज वेडीज परेशान थी, मैंने वो कर दिया। मेरे ऊपर 7 केस गवर्नमेंट ने डाल दिए। मिस्टर चटर्जी उसमें SDM थे रानी खेत की, जो यहाँ के नोएडा की चेयरमैन बनी और मिशन कांडपाल बनी बाद में। सो वहाँ करते कराते अल्टीमेटली कुछ लोगों ने जो है औरतों को वहाँ इसलिए भी खड़ा कर दिया कि भाई ये लोग जो है हमको शराब की भट्टी चाहिए, विरोध नहीं करना। मिस्टर हरिदत्त कांडपाल उसमें MLA हुआ करते थे,
फिर मैं मिस्टर केसी पंत और केएल राव जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे उनको भी लेके वहाँ गया। तो मतलब काफ़ी प्रयास वहाँ को सुधारने के लिए मैंने भी किया, हमारे दोस्तों ने जो मेरे साथी थे ये सब किया। आज भी मैं आफ्टर रिटायरमेंट वहाँ साल में 3-4 महीना रहता हूँ, लोगों स्कूलों में जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। एक सबसे बड़ी स्थिति है जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो, वहाँ के लोग को कैसे एजुकेट किया जाए, जो हम अच्छी बात। ऐसा नहीं कि सरकार वहाँ कुछ नहीं कर रही है, मैंने ये भी देखा सरकार ने ब्लॉक लेवल पर आप जाएगा ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि आप वहाँ जाइए, उनसे कहे। मैं तो समझता हूँ कि ब्लॉक वाले भी उनको कह दें, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। वहाँ जो 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो आज की डेट पर राशन मिल रहा है वो उसी से सेटिस्फाइड है। अपना 1-2 दिन काम कर लिया, महीने भर का राशन मिला, बाकी अपना ताशबाजी करो, जुआ खेलो, शराब करो, अपना मस्त रहो। उनको यहाँ क्या है, हम लोग एग्रेसिव होते हैं। मेरा इसका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा भी पढ़ना चाहिए, इसके पास अच्छा ये चीज़ है, मेरे इसका मकान, वहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। वो जिस स्थिति में है उस शरीर। तो हम सभी लोग मिल के जो आज हम कोई प्रस्ताव पास करते हों, उस प्रस्ताव को उस एरिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 आदमी 2 आदमी हम वहाँ जाएं, वहाँ उन लोगों को टीच करें, वहाँ उन लोगों को सिखाएं ताकि उसका प्रभाव पड़े। अदरवाइज यहाँ सब फाइलों में ही हम लोगों का रह जाएगा। इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, जो हम यहाँ डिसीजन लें वो गवर्नमेंट को वहाँ कुछ करने के लिए कहें और वहाँ के लोग उसको करने के लिए वो इच्छा रखें, उनके वो विल पावर क्रिएट करें। ये इसलिए जो हमारे अध्यक्ष जो यहाँ पर जो भी लोग आंसर देंगे, क्या कदम हम इसके लिए उठा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम देवेंद्र बिष्ट है और मैं भी क्या बोलते हैं उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं इनको काफ़ी टाइम से क्लोजली देखता और मतलब स्टडी करता अपने आप को पाता हूँ। और इस सेमिनार से रिलेटेड मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है वैसे, आई मीन विच इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ हिमालय। आई अंडरस्टैंड हिमालय इज़ very important, not only I mean from the point of view of a आम उत्तराखंडी, but of general public at large. And as far as I know, and I have studied somewhere a study about water, कि the next war will be fought on water actually. I mean the way this is being done in US is fighting a war on oil actually, but the next war will be on water. So obviously Himalaya in that context becomes a very important aspect to all of us actually. And Mr. Bandyopadhyay has rightly said कि पानी जो है लगभग 45 से 50% मतलब की जो पॉपुलेशन है, तो वो जो पानी पे मतलब निर्भर है, तो ऑब्वियसली हिमालय बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और उन्होंने ये भी बिल्कुल सही कहा कि जो मैदान के जो लोग हैं, अगर वो हिमालय बचाने की आज बात कर रहे हैं तो उनका अपना इंटरेस्ट है, रीजन भी कि उनको पानी चाहिए। अब इस लड़ाई में, हिमालय को बचाने की लड़ाई में, हिमालयी जो लोग हैं जो उस रीजन के चारों तरफ रहते हैं, उन पे नज़र सरकार की नहीं बढ़ती। तो मैं इस गोष्ठी के माध्यम से आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हम कैसे how we can actually safeguard the interest of Himalaya as well as people living in that in the surroundings of Himalayas. Thank you. मित्रों, मेरा नाम भुवन पाठक है, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, सैरिट का हिस्सा हूँ पिछले 10 साल से। सुबह जब मैं बात सुन रहा था डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट जी और कमलापन जी जब अपनी बात कह रही थी, और ये बात पिछले 14 साल से, खासकर जब से अलग राज्य के रूप में हम लोग अस्तित्व में आए